हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम अपनी 12th क्लास की केमिस्ट्री में 8th यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो ट्रांजिशन एलिमेंट की हम प्रॉपर्टी कर रहे थे उसमें कि दे एक्ट एज कैटलिस्ट, दे अंडरगो अलॉय फॉर्मेशन एंड दे फॉर्म इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स। ये पॉइंट हमारे रहे थे कल। तो यूनिट 8th है हमारी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलो अब हम बारी बारी करते हैं इनको। सबसे पहले हम कर लेते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े थे, जैसे SO2 और O2 को रिएक्ट कराए हम SO3 बनाने के लिए, तो हमने V2O5 लिया था या प्लेटिनम ले सकते हैं लाइक दिस। मान लिया मैं रिएक्ट करवाऊँ S2 एंड N2 को NH3 बनाने के लिए, तो हमने यहाँ पर कैटालिस्ट क्या लिया था Fe एंड MO, आयरन कैटालिस्ट, मेलोबेडियम यहाँ पर कैटालिस्ट प्रमोटर। अगर मैं ऐसे रिएक्शन करवाऊँ CS2 डबल बॉन्ड CS2 प्लस में H2 डाल दूँ CS3 हाइड्रोजन ऐड करने के लिए, तो हम कैटालिस्ट क्या लेते हैं, या तो निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम। तो हम बहुत सारी रिएक्शंस जो करवा रहे हैं उनमें जो कैटालिस्ट लेते हैं उनमें ज़्यादातर हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट के होते हैं ज़्यादातर के केस में। अब रीजन क्या है, ये कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं उसका। तो उसके बेसिक से कुछ रीजन है। हमने 5th यूनिट में कैटालिस्ट के बारे में पढ़ा था, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, सारी चीज़ें पढ़ी थी। वहाँ हमारी 3 थ्योरीज आई थी, एक एंशिएंट, एक इंटरमीडिएट और एक मॉडर्न। एंशिएंट थ्योरी ने क्या कहा था कि कैटालिस्ट दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया टू रिएक्टेंट्स, जिसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। किस थ्योरी के अकॉर्डिंग था, एंशिएंट। इंटरमीडिएट थ्योरी ने क्या कहा, जो कैटालिस्ट है दे फॉर्म इंटरमीडिएट with reactants so that due to which they provide a path which requires लेस एक्टिवेशन एनर्जी। एंशिएंट ने तो ये कहा ये लार्ज सरफेस एरिया देते हैं, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा हो जाएगा। इंटरमीडिएट ने कहा ये इंटरमीडिएट बनाते हैं जिसकी वजह से लेस एक्टिवेशन एनर्जी से प्रोडक्ट बन जाएगा और लास्ट में ये रीजनरेट हो जाएंगे। जबकि मॉडर्न ने फिर क्या कहा, इन दोनों को कंबाइन कर दो, दोनों काम करते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट ये दोनों काम कैसे कर सकते हैं, अब हमें पता है ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, दे आर लार्ज इन साइज। तो लार्ज सरफेस एरिया क्यों प्रोवाइड कर देंगे, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि उसको लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देंगे, जैसे इसने किया, इनको लार्ज सरफेस एरिया दे दिया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। दूसरा उसने कहा कि इंटरमीडिएट भी बनाते हैं, जैसे इसने भी बनाया है, ये इंटरमीडिएट भी बनाते हैं। कैसे, सपोज A प्लस B, हमने पहले भी एग्जांपल लिया है, प्रोडक्ट बनाना है AB। सपोज ये डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे थे या बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, हमने क्या किया, एक C कैटालिस्ट डाल दिया, हमने यहाँ डाल दिया C एक कैटालिस्ट। अब क्या बनाएगा ये, A और B दोनों किससे जुड़ जाएंगे, इस C से बॉन्ड बना लेते हैं और खुद के बीच पार्शल बॉन्डिंग करते हैं। फाइनल स्टेप में क्या होगा, ए बी के बीच में तो ये बॉन्ड आ जाएगा और ये सी
रीजनरेट हो जाता है। या ऐसे भी दिखा सकते हैं, सी कैटलिस्ट ये है, ए और बी को जब इसके साथ हम डालते हैं तो ये किस फॉर्मेट में बनाएगा, इसके ऊपर ए और बी दोनों जुड़ जाएंगे पार्सल बॉन्डिंग करके बीच में, और यहाँ पर ये जुड़ गए। फाइनल स्टेप में क्या होगा, ए और बी के बीच तो बॉन्ड आ जाएगा और जो ये हमारा कैटलिस्ट है ये रीजनरेट हो जाएगा। तो इन्होंने इंटरमीडिएट भी बनाए हैं, लार्ज सरफेस एरिया भी प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से इन्होंने कैटलिस्ट की तरह काम किया। इंटरमीडिएट क्यों बना पाए, ड्यू टू वैकेंट डी सबसेल, दे फॉर्म इंटरमीडिएट एंड एक्ट एज ए कैटलिस्ट। बता सकते हो कि इनका लार्ज सरफेस एरिया और वैकेंट डी सबसेल होने की वजह से इन्होंने कैटलिस्ट की तरह काम किया। लार्ज सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, रिएक्टेंट ज़्यादा क्लोज आ पाएंगे। इंटरमीडिएट बना के एक्टिवेशन एनर्जी घटा देंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। गॉट इट। दूसरा हम स्टेप कर लेते हैं इसमें हमारा, दैट इज इंटरस्टेल कंपाउंड्स। इंटरस्टेल कंपाउंड्स बनाते हैं। तीसरा हम कर लेंगे अलॉय फॉर्मेशन, ये अलॉय भी बनाते हैं। इंटरस्टेल कंपाउंड क्या होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा इनका भी पढ़ा कि साइज कैसा है, लार्ज है। तो लार्ज साइज होने की वजह से इनके बीच में काफी गैप बचेगा, जिसके अंदर कुछ हमारे नॉन मेटल्स इस टाइप के, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या ब्रोमीन है एक्स्ट्रा, ये इस सरफेस एरिया जो ये बीच में एरिया बच गया है, इंटरस्टेल जो एरिया, इसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं, या बोरॉन या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन आ सकते हैं। अगर इस टाइप का कुछ बना तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इंटरस्टेल कंपाउंड। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट दे कैन ऑक्यूपाई small non-metallic atoms like hydrogen, nitrogen, boron, carbon, etc. in that interstitial space and form interstitial compounds. अब इस इंटरस्टेल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो इंटरस्टेल कंपाउंड्स होते हैं ये इनके जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे वो हाई मिलेंगे सिंपल से, सिंपल जो कंपाउंड होंगे ना उनसे हायर मिलेंगे। दूसरा, ये ज़्यादा स्ट्रोंग मिलेंगे। तीसरा, इनकी जो कंडक्टिविटी है वो सेम रहेगी। फोर्थ, ये इनर्टनेस ज़्यादा शो करेंगे, केमिकली इनर्टनेस शो करेंगे। उसके अलावा ये ज़्यादा हार्ड रिजिड हो जाते हैं। कईयों में तो ये इतने टफ या स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे जितना डायमंड, जब ब्रोमीन जिसमें डालते हैं ना, इनके बोराइड्स ज़्यादातर ऐसे बन जाते हैं, तो वो भी हमारे काफ़ी यूज के हैं। ये सेकंड था। थर्ड अब हमारा क्या आ जाता है, हमने जो 3 बचे थे बोला था अलॉय फॉर्मेशन। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट अंडरगो अलॉय फॉर्मेशन, या इंटरस्टेल कंपाउंड, या एक्ट एज ए कैटलिस्ट, या हमने कल किए थे फॉर्म कलर्ड आयंस या पैरामैग्नेटिक इन नेचर, उनके रीजन्स, या वाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। अब अलॉय फॉर्मेशन में पहले हमें पता अलॉय क्या होती हैं। बिल्कुल ठीक, अलॉय होती है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। अब कैसा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर है। अब होमोजीनियस के लिए भी कंडीशन है, क्या, होमोजीनियस 2 अलग अलग मेटल या मेटल नॉन मेटल जो भी मैं मिलाऊं वो कब बना सकते हैं होमोजीनियस, अगर उनके साइज में ±15% डिफरेंस है। क्योंकि इससे ज़्यादा डिफरेंस है तो होमोजीनियसली मिक्स ही नहीं हो सकते हैं, इतना ही डिफरेंस मैक्सिमम चल सकता था। अब ये प्लस माइनस जो 15% है, एक एग्जांपल सपोज किसी का रेडियस 100 पिकोमीटर है तो इसमें हम 85 to 115 पिकोमीटर तक के ही मिला पाएंगे।
उससे स्मॉलर है तो भी होमोजीनियस नहीं होगा 85 से, और 115 से लार्जर है तो भी होमोजीनियस नहीं आएगा, मीन्स अलॉय फॉर्मेशन नहीं हो सकती। अब ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट अलॉय फॉर्मेशन में क्यों जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दो। हमने जब ये पढ़ा था स्कैंडियम टू जिंक जब हम गए थे, तो मिड तक तो साइज क्या हुआ था, डिक्रीज, मिड के बाद क्या हो गया था, ऑलमोस्ट सेम, और लास्ट में इंक्रीज। लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस तो कहीं नहीं आ रहा था ना, कि ज़्यादातर ये पूरी सीरीज ही ±15 में रह जाती है। तो इसलिए जो ज़्यादातर अलॉयज हैं वो किसकी बन रही थी हमारे, जैसे कॉपर जिंक की है, कॉपर के साथ हमने और कोई एलिमेंट लिया था लेड वगैरह इस टाइप की, या हमने क्या किया, आयरन लिया, आयरन के साथ कोई ना कोई चीज़ डाल ली थी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ही हम ज़्यादातर अलॉय फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि उनका साइज में सिमिलरिटी ±15% में ज़्यादातर अलॉय आने की, ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट आने की वजह से अलॉय फॉर्मेशन करते हैं। गॉट इट। ये तो हमारे कुछ जो कंपाउंड्स बच गए के करैक्टर्स जो बच गए थे वो थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। अब ट्रांजिशन एलिमेंट कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी बनाते हैं, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो दो मेन हैं, जैसे हम इनके ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्साइड ऑक्सो एसिड्स। जो ये मेटल है ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनकी मेटल्स की जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, अगर वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो जनरली वो कैसे होंगे, दे आर बेसिक इन नेचर। स्कैंडियम को छोड़ दो, बाकी सब तो ये फॉर्मूला भी बनाएंगे, MO मतलब मेटल सभी की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, स्कैंडियम को छोड़ के, तो ये वाला सभी बनाएंगे कंपाउंड। हायर भी बनाते हैं, जैसे Mn तो Mn2O7 भी बनाता है, +7 भी शो करते हैं। तो जैसे जैसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगी तो करेक्टर भी देखो, अगर लोअर है तो आयनिक थे, यहाँ पर गए तो कोवलेंट आ गए। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके बेसिक करेक्टर कम होंगे, लोअर में बेसिक होंगे, हायर जाते जाएगी बेसिक कम होते जाएंगे, एसिडिक करेक्टर बढ़ते जाएंगे। तो ये जो मेटल्स है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये तीनों टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक भी, एम्पोटेरिक भी, एसिडिक भी। जो एम्पोटेरिक और बेसिक है वो जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे उनके अंदर डिजोल्व भी हो जाते हैं, एसिड के अंदर एसिडिक तो होंगे नहीं, बेसिक और एम्पोटेरिक उससे रिएक्ट कर जाते हैं। तो उसके बेस पर अब हम इसके दो इम्पोर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। एक तो है हमारा K2Cr2O7 और दूसरा है KMnO4। मीन्स एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक पोटेशियम परमैंगनेट। तो KMnO4 और K2Cr2O7 के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम करेंगे K2Cr2O7, उसमें भी क्या करेंगे कि कैसे क्या क्या पढ़ेंगे इन दोनों में ही, कि इनकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, पहला पॉइंट। फिर हम देखेंगे कि ये जो हमने बनाए हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जैसे फिजिकल पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी जनरली हम क्या क्या पढ़ेंगे कि हीट करने का क्या असर आएगा, बेस का क्या असर होगा, एसिड का क्या असर होगा। दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट की तरह जब एक्ट करेंगे जो रिएक्शंस होंगी वो क्या होंगी। अगर हम K2Cr2O7 और KMnO4 में से एक को भी ज़्यादा प्रॉपरली करेंगे तो दूसरे में हमें काफ़ी हद तक हेल्प रहेगी। तो मैं पहले करवाता हूँ K2Cr2O7 और आज हम K2Cr2O7 के बारे में ही करेंगे ताकि तुम मिक्स ना कर लो। KMnO4 के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम कैसे बनाएंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम बनाते हैं हमारे क्रोमेटोर से, FeOCr2O3। ये क्या है? क्रोमेट और या फेरस क्रोमेट और बोल देते हैं। इसको हम किससे रिएक्ट करवाएंगे? या तो हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से, या हम रिएक्ट करवाएंगे इसको सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस यानी कि एयर की प्रेजेंस में। जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं
तो हमारा क्या बनता है, एक तो हमारा बन जाता है यहाँ से सोडियम क्रोमेट Na2CrO4। सोडियम क्रोमेट के साथ हमारा यहाँ से निकल जाएगा Fe2O3 एंड वाटर। अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो OH H2O बन के निकलते हैं। अगर हम इसको एयर की प्रेजेंस में सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवाएं तो प्रोडक्ट ये तो यही आएंगे, सोडियम क्रोमेट Fe2O3 और यहां पर CO2 निकल जाएगी। बैलेंसिंग करोगे तो ये बैलेंस होगा तुम्हारा 16 सोडियम लेके, यहां पर ये 16 है तो यहां पर आ जाएंगे तुम्हारे 8, यहां पर Fe कितने हैं, वहां पर 4 हैं तो यहां पर आ जाएंगे 2, 16H थे तो यहां पर आ जाएंगे 8, बैलेंस हो गया। ऐसे ही ये तुम्हारा 4 यहाँ भी 16 सोडियम करने हैं तो 8 लगा दो, 16 हो गए, 7 इसकी प्रेजेंस में यहाँ पर वही 8 लग जाएंगे, 16 सोडियम है, Fe वहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 कर दो, कार्बन यहाँ पर कितने हैं 8 हैं तो यहाँ पर भी 8 लगा दो। यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये जो सोडियम क्रोमेट का एक येलो कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, येलो सॉल्यूशन है ऑफ सोडियम क्रोमेट Na2CrO4। अब जो ये Na2CrO4 है इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सोडियम डाइक्रोमेट में। तो डाइक्रोमेट करना तो ट्वाइस लोगे, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे H2SO4 के साथ तो ये बन जाएगा हमारा सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, 2 Na जो बचे वो Na2SO4 बना लेंगे और H2 एंड A को H2O। सारी चीजें आ गई, बैलेंस है। अब हमारा ये क्या होगा, जो सोडियम डाइक्रोमेट है ये तो सॉल्यूशन की फॉर्मेट में रहेगा और इसके क्रिस्टल बन जाएंगे, सोडियम सल्फेट के फिल्टर करके अलग कर लेंगे। वो किस फॉर्मेट में आ जाता है, जो Na2SO4 है वाटर भी मिल रहा है साथ में तो .10H2O इसके क्रिस्टल बन जाएंगे, सेपरेट आउट। अब जो ये सोडियम डाइक्रोमेट है इसको किस में कन्वर्ट करना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो जो सोडियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन रहा हमारे पास, इसको हम रिएक्ट करवा देंगे KCl से, पोटेशियम क्लोराइड से। क्या होगा, Cl तो Na के साथ निकल जाएंगे, K यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि आ जाएगा तुम्हारा K2Cr2O7 प्लस 2NaCl। हमें K2Cr2O7 ही बनाना था। ये एक कैसा आ जाएगा, ऑरेंज रेड कलर का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड आएगा, ऑरेंज और रेड कलर का मिक्सचर, ऑरेंज रेड, जैसे इवनिंग टाइम में कई बार सन दिखता है ना, उस टाइप का ऑरेंज रेड कलर होता है इसका। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कर लेते हैं। कलर तो हमने बता दिया, ऑरेंज रेड कलर है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सोल्युबिलिटी की बात करें, सोल्युबिलिटी इसकी क्या होगी, अगर हम कोल्ड वाटर लें, इन कोल्ड वाटर ये है मॉडरेट सोल्यूबल, मॉडरेट मतलब नॉर्मल सा साधारण सा डिजोल होगा, हल्का फुल्का डिजोल हो जाता है। लेकिन अगर हम हॉट वाटर लें तो फिर ले ज़्यादा डिजोल हो जाता है। इस टाइप से हम इसकी कुछ ये प्रॉपर्टीज बता देते हैं। इसके बाद हम अब इसकी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे मैंने बताया कि हम गर्म करेंगे तो इससे क्या बनेगा हीट करने पर। उसके अलावा इसकी हम रिएक्शन देख लेंगे, बेस के साथ क्या होगी, एसिड के साथ क्या रिएक्ट करके क्या बनाएगा। फिर इसके देख लेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज जनरली। तो सबसे पहले देखते हैं ऑन हीटिंग।
K2Cr2O7 अगर हम इसको हीट कर दें तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, K2Cr O4 प्लस Cr2O3 क्रोमिक क्लोराइड प्लस यहाँ से हमारे निकल जाएंगे O2। मीन्स अगर मैं इसको गर्म करता हूँ तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है जिसका कलर कैसा था, ऑरेंज, वो कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम क्रोमेट में, येलो कलर का, और ये हो गया क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। बैलेंस कर लो, 4 ये 2 आज 4Cr2 ये आ जाएंगे। कि देखिए इसको बेस से रिएक्ट करवा दूं मैं, K2Cr2, यहाँ पर 4 नहीं आएंगे भाई, 4 तो यहाँ लिए, 4 2 8 थे, 2 ही आएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको किसी बेस से रिएक्ट करवा दूं, सपोज मैंने KOH डाल दिया, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा K2Cr O4 पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहाँ भी पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो गया, ऑरेंज टू येलो, और क्या निकल जाएगा यहाँ से, H2O। बैलेंसिंग अपनी कर दो तो यहाँ पर लग जाएंगे 2 और H2O के आगे भी H2O अकेला ही रह गया, H2O हो गया बैलेंस। मीन्स यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, Cr2O7 अगर डाइक्रोमेट आयन है उसको मिल जाए 2 OH नेगेटिव आयन, आयनिक फॉर्म लिखें तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, CrO4 K2Cr O4 यानी कि CrO4 2 नेगेटिव में और H2O में। ट्वाइस लगा दो, इस टाइप से हमारा बन जाएगा, आयनिक फॉर्म है। अब अगर मैं इसको फर्दर एसिड से रिएक्ट करवा दूं, K2Cr O4 मैं डाल दूं सपोज H2SO4, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा तुम्हारा K2Cr2O7 प्लस K2SO4 प्लस H2O, वापस क्या बन गया, डाइक्रोमेट, क्रोमेट से डाइक्रोमेट। इससे क्या कंक्लूजन निकला, यहां से भी अगर आयनिक फॉर्म लिखूं मैं CrO4 2 नेगेटिव है 2, अगर इनको मैंने यहाँ पर 2 H पॉजिटिव दिए तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, ये तुम्हारे कन्वर्ट हो गए Cr2O7 2 नेगेटिव में प्लस H2O। सीधी सी बात है, अगर ये एल्कली से रिएक्ट करें तो ये बनाएंगे CrO4 2 नेगेटिव आयन, अगर एसिड से रिएक्ट करें तो ये बनाएंगे Cr2O7 2 नेगेटिव। यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है आयनिक फॉर्म से। गोट इट। इसके बाद एक हमारे ये अब हम H2SO4 से देखेंगे हॉट और कोल्ड के साथ रिएक्शन। कोल्ड का तो हम एक क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट दिखाएंगे, पहले वही कर देते हैं। उसके बाद हम हॉट के साथ इसके ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर दिखाएंगे, हॉट डाइल्यूट H2SO4। कोल्ड और डाइल्यूट H2SO4 के साथ, हॉट के साथ हम करेंगे कंसनट्रेटेड भी लेंगे, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करवा देंगे। कैसे, तो पहले अब हम करेंगे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, जो किसके लिए होता है, इसकी डाइक्रोमेट आयन के प्रेजेंस चेक करने के लिए यूज होगा। फिर उसको तुम क्लोरीन के प्रेजेंस के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे हमने लिया K2Cr2O7, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे H2SO4 एंड NaCl की प्रेजेंस में, तो हमारे प्रोडक्ट क्या आएंगे, हमारे प्रोडक्ट आ जाएंगे यहाँ पर हमारा बन जाएगा एक तो KNaCl
KHSO4, एक बन जाएगा हमारा यहाँ से NaHSO4 और बन जाएगा हमारा CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड। ये ऑरेंज रेड कलर का होता है, ऑरेंज रेड कलर की वेपर्स बनेंगी जो क्लोरीन की प्रेजेंस शो करते हैं और क्या निकल जाएंगे H2O। बैलेंसिंग कर लो। ये पहली बात तो हमने डालना हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। बैलेंस कर लो तो K2 हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे तुम्हारे 2, Na कितने हैं 4 हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे 4, Cr कितने थे तुम्हारे 2, H2O कितने बन जाएंगे तुम्हारे 4H, या लिए 2 या लिए 6 आ लिए 6 बाकी हैं तो 3H2O। बैलेंस है। तो क्रोमाइल क्लोराइड में हमने क्या लिया, K2Cr2O7 को हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 और NaCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे, KHSO4 बनेगा, NaHSO4 और हमारा क्रोमाइल क्लोराइड बन गया और वाटर। ठीक है। अगर मैं इसको रिएक्ट करवाता कोल्ड डाइल्यूट H2SO4 से, जिससे हम शो करेंगे इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। हमने लिया K2Cr2O7, हमने डाल दिया H2SO4 कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये बनाएंगे K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है। बैलेंसिंग कर लो, Cr के आगे भी कितने आ जाएंगे 4, SO4 कितने लग गए अब हमारे 4 और 4 3 जा 12 16, वाटर कितने आ जाएंगे 16, ऑक्सीजन कितने बच जाएंगे 16 ऑक्सीजन यूज हो गए 28 में से। इसकी बैलेंसिंग कर लो। बैलेंसिंग आप कर भी सकते हो, नहीं तो देख लो K2 बैलेंस है, Cr2 भी बैलेंस है, SO4 देख लो यहाँ पर 3 और 1 4 आए हैं, हमने यहाँ पर 4 लगा दिए, 4H2 बच गए तो 4H2O। अब ऑक्सीजन यहाँ 7 थे, यहाँ 4 आगे 3 बाकी रह गए, ये दे देगा 3 नेसेंट ऑक्सीजन। अब बाकी के रिएक्शन के लिए एक रिएक्शन तो हमारी होगी फिक्स, जैसे हमने पीछे भी ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर दिखाए हैं HNO3 के, या हमने और जिस भी एलिमेंट के दिखाए जिसने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया, नेसेंट ऑक्सीजन दिया, तो इसी टाइप से लिखी थी एक रिएक्शन। दूसरी जैसे वहाँ पर आई थी वैसे यहाँ पर आ जाएगी। सपोज मैं इसको रिएक्ट करवाऊँ FeSO4 से, H2SO4 तो हमारे पास है ही, और वहाँ से आएगा नेसेंट ऑक्सीजन, ये बनाएगा Fe2SO4 थ्राइस प्लस H2O। Fe2 तो तभी हो सकते जब यहाँ 2 होगा, SO4 बैलेंस हो गए 3, H2O भी बैलेंस है। अब हमने यहाँ कितने ऑक्सीजन यूज किए 1, हमारे पास अवेलेबल कितने हैं 3, इस पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, क्या आएगा K2Cr2O7 प्लस 3 2 जा 6 FeSO4 प्लस 3H2SO4 ये रहे 4 ये रहे 7 H2SO4, प्रोडक्ट में क्या है हमारा K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 Fe2SO4 थ्राइस प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल तो ये रहे क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई है पूरी रिएक्शन, तो 3 तो ये रहे 4 ये रहे 7 H2O।
सिंपल सा है। अब एक चीज़ तो मैंने बताया हमारी होगी फिक्स, क्या चीज़, ये रिएक्शन फर्स्ट वाली। सेकंड बदलेगी, अब कोई कहे कि चलो इसकी रिएक्शन दिखाओ भाई KI से, हम किससे करेंगे, KI। चलो KI से करवा देंगे रिएक्ट। पोटेशियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और वहां से नेसेंट ऑक्सीजन क्या बनाएगा, ये बनाएगा K2SO4 प्लस I2 प्लस H2O। अब K2 तभी बनेगा जब ये दो होंगे, I2 भी तभी निकलेगा, बैलेंस है। अब इसमें भी एक ऑक्सीजन यूज हुआ, हमें कितने करने हैं, थ्राइस करके ऐड कर दो, वो तो वही है K2Cr2O7 प्लस H2SO4, 4 ये रहे 3 ये रहे 7 प्लस 3 2 जा 6 KI है। प्रोडक्ट में क्या है, K2SO4 देखो 1 तो ये रहा और 3 यहाँ से आ जाएंगे, 3 और 1 4 K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस 3I2 प्लस 3H2 ये रहे 4 ये रहे 7H2। सिंपल है। तो इसी तरीके से बाकी रिएक्शंस हैं जो मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ रहा हूँ, आपने वो सारी करके देखनी है, जो नहीं आए उसे अपने डाउट में ले सकते हैं। ओके, आज के लिए ही करते हैं। जो नेक्स्ट होगा हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टी करेंगे, रिएक्शन इसी टाइप से होंगी।